गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड का अध्याय पहलवान की ढोलक, जो कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत आंचलिक रचनाओं के प्रणेता या आंचलिक रचनाओं के जन्मदाता फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई है। इस रचना के अंतर्गत उन्होंने लुट्ठन सिंह पहलवान के जीवन चरित्र एवं सामाजिक परिवर्तन, पीढ़ी अंतराल आदि को प्रकट करने का प्रयास किया। हमने यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की उस सामाजिक स्थिति को भी देखा जब उसके माता पिता का निधन हो गया और विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया। विधवा सास को जब सामाजिक लोगों के द्वारा प्रताड़ित होते हुए उसने देखा, विधवा सास को परेशान करते हुए उसने देखा, उसके ऊपर अत्याचार होते हुए उसने देखे, तो उसका हृदय बदला लेने के भाव से भर गया और उसने पहलवान बनने का निश्चय किया। वो कसरत करने लगा और एक नामी पहलवान के रूप में प्रकट हुआ। गांव में सबसे अच्छा पहलवान उसे समझा जाता था। एक दिन उसके जीवन के बदलाव का स्वरूप यहाँ पर प्रकट करते हुए लेखक कहते हैं कि श्यामनगर के मेले में वो दंगल में उपस्थित होता है और वहाँ पर देश में दूर दूर से आए हुए नामी पहलवान उपस्थित होते हैं। उन सब में एक पहलवान था जिसका नाम चांद सिंह था, जो पंजाब का पहलवान था। उसने आसपास के सभी प्रसिद्ध और नामी गिरामी पहलवानों को पराजित करके शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त कर ली थी। लुट्ठन ने राजा से अनुनय विनय की और उस चांद सिंह से लड़ने की बात कही, ढोलों की प्रेरणा से, क्योंकि ढोलों को उसने अपना गुरु बना लिया था। ढोलों की प्रेरणा से उसने चांद सिंह को युद्ध के मैदान में उस दंगल में पराजित कर दिया। तब श्यामनगर के राजा ने उसे राज पहलवान के रूप में घोषित कर दिया। धीरे धीरे उसने आसपास के सभी पहलवानों को एक एक करके पराजित कर दिया और वो अजय बन गया। तभी उस जमाने में एक काला खान नाम का पहलवान प्रसिद्ध था, जिसके बारे में कहा जाता था कि जब वो लंगोट लगाकर आली कह करके मैदान में उतरता था तो लोगों को लकवा मार जाता था। और लुट्ठन सिंह ने उसको भी पराजित कर दिया और वो सबसे प्रसिद्ध पहलवान बन गया। 15 वर्ष बीत गए, उससे लड़ने वाला कोई पहलवान वहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। पहलवान अजय बना रहा, वो राज दरबार का दर्शनीय जीव बना रहा। लेकिन देखिए, समय सबके जीवन में परिवर्तन उपस्थित करता है। तो यहाँ पर भी राजा जब तक रहे तब तक तो उसका जीवन खुशहाली से भरा हुआ था, परंतु जैसे ही राजा की मृत्यु हुई तो विलायत से पढ़कर आने वाले उसके पुत्र ने उस पहलवान और उसके पुत्रों के दैनिक व्यय को सुनते ही टेरिबल कहा और मैनेजर ने हॉरिबल कहा, यानी भयानक और महाभयानक। दूसरी बात, उस पुत्र को पहलवानी का शौक भी नहीं था, तो उसने उस पहलवान को राज दरबार से मुक्त कर दिया और वो राज पहलवान के पद से हटा दिया गया। उस पहलवानी का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब देखिए आगे पेज नंबर 114। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय उस राज दरबार में और राज्य में जो शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए।
उन्हीं परिवर्तनों की चपेट आघात में पड़ा पहलवान भीम। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल। नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबल। इसका मतलब साफ था, पहलवान को जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं पर रहने लगा। गांव के एक छोर पर, छोर यानी किनारा, गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को, चरवाहा जो गाय भैंसों को और बकरियों को चराने जाते हैं उन्हें चरवाहा कहा जाता है, चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को तावपेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा और सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर बसर होती थी। अब आप देखिए उसके जीवन में परिवर्तन आया कि कहाँ तो वो राज पहलवान था, कहाँ उसका जीवन खुशहाली भरा था और अचानक पीढ़ी अंतराल ने उसके जीवन में महाभयानक परिवर्तन उपस्थित कर दिया। अब आगे देखिए, आगे यहीं पर उसके जीवन का कठिनाइयाँ समाप्त नहीं होती। अकस्मात गांव में यह वज्रपात हुआ। वज्रपात किसका? उन महामारियों का। पहले अनावृष्टि हुई, फिर अन्न की कमी हुई, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्रायः सूना हो चला था, घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ चमक, कुछ प्रभा, कुछ उत्साह दृष्टिगोचर होता था, यानी दिखाई देता था। शायद सूर्य के प्रकाश में या सूर्योदय होते ही लोग कांखते कूखते कराहते, यानी थोड़ी बहुत हिम्मत लेकर के अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आदमियों को ढाढ़स देते थे, क्योंकि जानते थे कि ये स्थिति सबके साथ आ रही है। और गांव के गांव खाली होने का प्रमुख कारण क्या था? मलेरिया और हैजा, क्योंकि वो हर घर में, हर परिवार में फैलता जा रहा था और हर घर से, हर परिवार से वहाँ पर मृत लोगों की लाशें उठने लगी थी। तो लोग उस समय में भी एक दूसरे को धैर्य प्रदान किया करते थे और क्या कहते थे? अरे क्या करोगी रोकर, दुल्हन जो गया सो तो चला गया। अर्थात कहने का मतलब जिसका पति मर जाता था उसको क्या कहते थे कि तुम रोकर क्या करोगी, जिसको जाना था वो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो, यानी जो बचा हुआ है उसको तो संभालो। तो दूसरा क्या कहता? भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में इत्यादि। अर्थात देखिए वहाँ जब अनावृष्टि हुई, अन्न की कमी हुई, कमाई का, रोजगार का कोई सोर्स नहीं रहा, लोगों के पास पैसे की कमी हुई, तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं हो पा रही थी। और जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, उनके पास खर्चे के लिए कुछ नहीं होता था, तो वो क्या करने लगे? जितने भी मरने वाले लोग थे उन सब की लाशों को नदी में बहाने लगे। इस प्रकार से उस गाँव में होने वाले परिवर्तन ने पहलवान के परिवार को भी चपेट आघात में ले लिया। पहलवान के जीवन में भयानक स्थितियां उत्पन्न हो गई। धन्यवाद।